एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज विच इज CPC MCQ रिविजन सीरीज। बेसिकली आप अगर इन MCQs को अटेम्प्ट करोगे तो आपका रिविजन भी होता चलेगा, और जहाँ कहीं भी मुझे लगेगा कि कोई थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना है वहाँ पर मैं आप लोगों को उसके कंसेप्ट का भी रिवाइज कराती जाऊँगी। ठीक है, तो लगभग 4 से 5 क्लासेज होंगी इसकी। हम हर एक सेशन में, हर एक लेक्चर में लगभग 40 to 40+ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। व्हेन डिड द CPC कम इनटू फोर्स? तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अभी भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए CPC की पता है और किसी की नहीं याद है तो उसकी याद कर लो। ठीक है, तो CPC कब फोर्स में आया था? 1 जनवरी 1909। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ डिक्री। कह रहा है 4 ऑप्शंस में से क्या सही नहीं है डिक्री के बारे में, यानी कि फॉल्स पूछ रहा है, गलत किया है। इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, सही है। इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, ये भी ठीक है। इट मे बी प्रिलिमिनरी एंड फाइनल बट नॉट पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, देखते हैं इसको। इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ CPC, तो डिफाइंड तो है डिग्री, तो हमारा यही वाला आंसर है जो कि सही नहीं है। जो आपकी डिग्री होती है वो पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। फाइनल हो सकती है, प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकती है, और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है डिग्री। दीज आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री, जो कि हमें कहाँ बता रखा है पूरे CPC में? कहीं तो बता रखा होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में ही बता रखा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब आओ, एज पर सेक्शन 9 ऑफ CPC, बहुत ही कंफ्यूजिंग सेक्शन है। ठीक है, कभी कभी लोगों को, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला सेक्शन समझने में बहुत दिक्कत होती है। क्या है सिविल नेचर का सूट, किस तरीके का होता है? बहुत जल्दी आई एम प्लानिंग अ वीडियो ऑन दिस, जिसमें हम पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 9 में क्या सिविल नेचर का सूट है, क्या सिविल नेचर का सूट नहीं है, विद लैंडमार्क केसेस। ठीक है, सो एज पर सेक्शन 9, कोर्ट्स शुड ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। कोर्ट जो है ट्राई करेंगे सारे सूट्स जो कि सिविल नेचर के हैं, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, एक्सेप्टिंग सूट्स of which cognizance is expressly barred, accepting suits of which cognizance is impliedly barred, or including suits of which cognizance is impliedly barred. अगर आपने बेराक सही से पढ़ी है तो उसका आंसर आपको पता होगा। सबसे पहला ये एक्सेप्टिंग suits of which cognizance is either expressly और impliedly barred। अगर impliedly या expressly barred कर रखा है तो उन सूट्स को सिविल कोर्ट्स ट्राई नहीं कर सकती, अन्यथा सारे सूट्स को ट्राई किया जा सकता है। Question number 4 says a suit to which right to property or office is contested। एक ऐसा सूट जहां पर राइट टू प्रॉपर्टी या ऑफिस के बारे में बात करी गई है, is a suit of civil nature even if it is dependent upon a religious right or a ceremony। is a suit of civil nature only when it is not dependent upon a religious right or ceremony। is a suit of civil nature only when it is dependent upon a religious right or ceremony। is a suit of civil nature irrespective whether इट इज डिपेंडेंट अपॉन रिलीजियस राइट और सेरेमनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके कहाँ दिया हुआ है? पहले तो ये याद करने की कोशिश करो कि दिया कहाँ हुआ है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। किसके एक्सप्लेनेशन में? सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन में दिया। कौन सा एक्सप्लेनेशन है ये आप बताओगे। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका क्या है कि सूट टू विच राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ये सिविल नेचर का सूट ही होगा, ये सिविलवाद ही कहलाया जाएगा, भले ही वो रिलीजियस राइट को डिपेंडेंट हो या रिलीजियस सेरेमनी पे डिपेंडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेस जुडिकाटा कहां पर इनकॉर्पोरेट किया गया है? 11, 18, 20 और 10। 10 में तो स्टे ऑफ सूट है, 11 में है आपका रेस जुडिकाटा। देन इन ऑर्डर टू अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मर सूट। जब आप रेस जुडिकाटा के डॉक्ट्रिन को अप्लाई कर रहे हो, फॉर्मर सूट कौन से एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है? पहली बात तो यही पता होना चाहिए। ये भी एक सवाल है कि फॉर्मर सूट कौन से एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है? एक्सप्लेनेशन 1 में दिया हुआ है। इतना पता है तो अंदर की बात भी पता होगी। तो सूट फाइल्ड अर्लियर एंड आल्सो डिसाइडेड अर्लियर। इन ऑल केसेस सूट फाइल्ड अर्लियर, सारे केसेस में कह रहा है सूट जो पहले फाइल किया गया एक्सेप्ट इंजंक्शन सूट, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं लिखा। और सूट डिसाइडेड अर्लियर, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सूट आपने पहले फाइल किया था बाद में फाइल किया था, जिसका डिसीजन पहले आया है, भले ही वो सूट बाद में फाइल किया गया था, लेकिन अगर उसका डिसीजन पहले आया है तो वो फॉर्मर सूट हो जाएगा। ठीक है, सूट डिसाइडेड अर्लियर, इसलिए इसका आंसर होगा।
बार टू फर्दर सूट टू अ प्लेंटिफ इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी? कौन से में है बार टू फर्दर सूट? सेक्शन नंबर 10 में नहीं है, वहां पे स्टे ऑफ सूट के बारे में बताया गया, 11 में रेजिडी काटा है, 13 में आपका फॉरेन जजमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो 12 ही एक है जो बार टू फर्दर सूट। अगर मतलब आप फिर से एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, अगर आपको बाकी के 3 पता है कि क्या है तो एक तो आंसर होगा ही, ठीक है। अब बार टू फर्दर सूट कैसे लग सकता है? ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, एंड आई गेस ऑर्डर 27 रूल 1 है। इसको एक बार चेक करना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। एक और कोई है वो भी मैं भूल रही हूँ। आप लोग मुझे बताओ कि कहाँ और बार लगता है फर्दर सूट पे, क्या फर्दर सूट नहीं कर सकते? ये इसके एग्जांपल्स है बाय द वे। अब देखो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? सेक्शन 18 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स दैट फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव, शैल नॉट बी कंक्लूसिव, शैल बी कंक्लूसिव इन सर्टेन सिचुएशंस, शैल बी कंक्लूसिव एक्सेप्ट इन 6 कंडीशंस एज प्रोवाइडेड। तो ये जो फॉरेन जजमेंट होते हैं ये हमेशा कंक्लूसिव होते हैं, ठीक है। इट शैल बी कंक्लूसिव। जनरल रूल पूछ रहा है तो अभी आपको एक्सेप्शंस में नहीं घुसना है, सीधे सीधे पूछा है, सीधे सीधे जवाब दो जो आपके बेरट में लिखा हुआ है कि कंक्लूसिव तो होंगे। कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कंक्लूसिव नहीं होते, लेकिन अभी हम उससे कंसर्न नहीं है, वो आपका मेंस का टॉपिक है, ठीक है। सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द प्रिजम्पशन, किसके लिए प्रिजम्पशन प्रोवाइड कर रहा है? टू जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट पासिंग फॉरेन जजमेंट, टू जेन्युइनेंस ऑफ कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट, to genuineness of certified copy of foreign judgment, to jurisdiction of court passing foreign judgment if certified copy of judgment, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, certified copy of judgment is produced। तो इसका आंसर क्या होगा? to jurisdiction of court passing foreign judgment पहला होगा आंसर इसका, या दूसरा होगा? to the genuineness of copy, to jurisdiction of court passing foreign judgment if certified copy of judgment is produced। certified copy तो सेक्शन नंबर 14 में जिक्र किया ही हुआ है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब आओ, व्हेन अ सूट फॉर कॉम्पनसेशन हैज टू बी फाइल्ड, अभी थोड़ा सा सिचुएशनल सवाल है, ठीक है। हैज टू बी फाइल्ड बाय ए फॉर रॉन्ग डन टू हिज मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग हुआ है, बाय बी इन कैलकाटा, ठीक है। बी ने कैलकाटा में उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कुछ रॉन्ग कमिट किया है। ए एंड बी बोथ रिसाइड इन दिल्ली, दोनों जो है दिल्ली में रहते हैं। सूट कहां पर फाइल करेगा? ए कैलकाटा में जहां पर रॉन्ग हुआ है, दिल्ली में जहां पर दोनों रहते हैं। कैलकाटा एज ओनली एज कॉज ऑफ एक्शन वाज अरोज देयर, की कॉज ऑफ एक्शन वहां अरोज कैसे सिर्फ कैलकाटा में ही फाइल किया जाएगा? ये कैलकाटा और दिल्ली एट द ऑप्शन ऑफ ए। बताओ कहां पर होगा? किसी भी जगह पर हो सकता है, कैलकाटा पे भी हो सकता है और दिल्ली पर भी किया जा सकता है, जहां पर वो रह रहे हैं या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अरोज किया है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है इसलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 सेज सूट्स अदर देन फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स डन टू पर्सन और इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी फाइल्ड एट। कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स डन टू पर्सन और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। एनी प्लेस वेयर डिफेंडेंट resides, the place where cause of action arises, any place where the defendant resides, carries out business or works for gain। और डी, बी और सी दोनों, यहाँ पर दोनों होंगे। जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ चाहे तो वहां पर कर दो, या जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है, अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, या ही इज वर्किंग फॉर गेन, एनीवे। क्वेश्चन 12 सेज नो ऑब्जेक्शन एज टू जुरिसडिक्शन शैल बी अलाउड। कोई भी ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप बेरट पढ़िए तो इसका आंसर पता होगा आपको। shall be allowed dash except when it was taken before the court of first instance at the earliest possible opportunity। अपीलाट कोर्ट, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, रिविजनल कोर्ट, अपीलाट और रिविजनल कोर्ट। नो ऑब्जेक्शन कौन से सेक्शन का ये वो है? लैंग्वेज कौन से सेक्शन की है? इट इज ऑफ सेक्शन नंबर 21 की लैंग्वेज है। नो ऑब्जेक्शन शैल बी, हाँ 21 की आपकी लैंग्वेज है। क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा बाय अपीलाट और रिविजनल कोर्ट। अपीलाट और रिविजनल कोर्ट जो है वो कोई भी ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं करेगी अगर आपने फर्स्ट इंस्टेंस पे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ऐसा नहीं किया। सूट इज ड्यूली इंस्टीट्यूटेड इफ फाइल्ड एज पर, अगर आपने फाइल किया है एज पर व्हाट? एज पर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी एंड ऑर्डर नंबर 4 दोनों साथ में पढ़े जाते हैं, इस वजह से यहीं पर बताया आपको, ठीक है। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय, हम हर सूट को इंस्टीट्यूटेड कैसे मानेंगे? और ऐसा कहा जाता है कि सूट, उसको मैं बाद में बताऊंगी, अभी पहले बताओ। प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, फाइलिंग ऑफ प्लेंट इन डुप्लीकेट, फाइलिंग ऑफ प्लेंट इन डुप्लीकेट अलॉन्ग विद एफिडेविट और फाइलिंग ऑफ प्लीडिंग।
एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट। ठीक है, कौन से केस में सूट की डेफिनेशन ही इस पर्टिकुलर लाइन को बना दिया गया था? दैट वाज द केस ऑफ हंसराज मेहता। ठीक है, और किस पर्टिकुलर से हम कनेक्ट कर सकते हैं? ऑर्डर 4 से और सॉरी सेक्शन नंबर 26 से। दोनों का ही जो हेडिंग है, जो मार्जिनल हेडिंग है, वो क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ठीक है, एक बार प्लेन प्रेजेंट हुआ, हम मान लेंगे कि बात दाखिल कर दिया गया है, सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। सूट हमेशा इंस्टीट्यूट होता है, ध्यान रखिएगा, सूट कभी भी फाइल नहीं किया जाता। ठीक, अब आओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। वंस अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, एक बार सूट अगर इंस्टीट्यूट कर दिया गया है, समन्स में बी इशूड टू डिफेंडेंट ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड डैश फ्रॉम डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। 30 दिन, 20 दिन, 60 दिन या 90 दिन, कितने दिन का टाइम दिया जाएगा? Once a suit has been instituted, summons may be issued to defendant। ये कौन से सेक्शन से? I think सेक्शन नंबर 27 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 30 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है, नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। एज पर सेक्शन 31, summons can be issued to a witness, convict, पर्सन इन सिविल प्रिजन और विटनेस फॉर डिस्कवर ओनली। विटनेस को भी ऐसा किया जा सकता है सेक्शन नंबर 31 की अगर हम बात करें। स्पेसिफिकली अगर सेक्शन नंबर 31 का पूछ रहे हैं तो ये जवाब हो सकता है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन बाय इम्पोजिंग अ फाइन ऑफ नॉट मोर देन, कितने तक का फाइन? इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 2000, 5000, 3000 और 7000। 2000, 5000, 3000 और 7000। by imposing a fine of not more than 5000। ठीक है, the court after the case has been heard and shall pronounce judgment and it shall be executed, it shall be operative, on such judgment a decree shall follow, on such judgment decree is prepared, on such judgment decree shall follow। decree shall follow आपको पता होना चाहिए कि जजमेंट पहले आता है, जजमेंट फर्स्ट, डिक्री सेकंड, डिक्री बाद में आती है। कितने दिन बाद आती है? 15 दिन बाद आती है। कहाँ लिखा है? ऑर्डर 20 रूल 6A, प्रिपरेशन ऑफ डिक्री, द हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ डिक्री। पहले जजमेंट आता है, फिर डिक्री आती है। आगे बढ़ते हैं। डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड बाय, कौन एग्जीक्यूट करेगा? द कोर्ट विच पास इट, जिसने उसे पास किया। द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, जहां पर उसके निष्पादन के लिए भेजा गया। ओनली दोज कोर्ट विच कैन एग्जीक्यूट डिक्रीज। ये क्या बात है? ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं। लिखा है कि कोर्ट, जिस कोर्ट ने पास किया वो भी एग्जीक्यूट कर सकता है, और जिस कोर्ट को ट्रांसफर किया गया कि आप एग्जीक्यूट करें वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों ही सही है। द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट शैल सर्टिफाई एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री टू प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, कोर्ट विच पास द डिक्री और कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ प्रिसेप्ट। क्या लग रहा है, क्या इसका आंसर होगा? अगर बिल्कुल नहीं भी पता, बिल्कुल अगर ब्लैंक हो, तो एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कह रहा है, जिस कोर्ट ने एग्जीक्यूट किया है उस डिक्री को, किसको सर्टिफाई करेगा? उस कोर्ट को बताएगा ना। सर्टिफाई करने का क्या मतलब? उस कोर्ट को बताएगा कि हमने इस तरीके से निष्पादन कर दिया। किसको बताएगा? लॉजिकली उस कोर्ट को बताएगा जिसने डिक्री पास करी है। भाई उन्होंने तो भेजा ना एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे कोर्ट के पास, तो किसको बताएगा? उस कोर्ट को बताएगा जिसने डिक्री पास करी है। इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। Which section of CPC provides for question? मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मेंस में ऐसे नहीं आता, मेंस में आपको लिखने के लिए आता है वो सेक्शन के बारे में। कौन सेक्शन है? 45, 46, 47, 48। 47 में बता रखा है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन डिटरमाइन किए जाएंगे जब कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर रही है। तो all the questions arising while executing a decree are to be determined by the executing court by a separate suit। सेपरेट सूट ले चले जाओगे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पे। इन द सेम प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन बाय इशूइंग अ प्रिसेप्ट टू द अनदर कोर्ट, बाय इशूइंग अ प्रिसेप्ट टू अनदर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। ये होगा इसका आंसर। कह रहा है सेपरेट सूट कर दो उसी सेम प्रोसीडिंग में एग्जीक्यूशन की, हम जहां पर एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग चल रही है वहीं पर हम देखेंगे उसे, या हम प्रिसेप्ट इशू कर देंगे दूसरे कोर्ट को, अनदर कोर्ट को। प्रिसेप्ट कहां पर, कौन सेक्शन में बता रखा है? सेक्शन नंबर 46 में बता रखा है। सेम प्रोसीडिंग जहां पर चल रही है एग्जीक्यूशन की, वहीं पर अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिटरमाइन करने हैं तो वहीं पर किया जाएगा। अलग से कोई सेपरेट सूट नहीं फाइल किया जाएगा। प्रिसेप्ट की बात नहीं है कि ये लंबा आंसर लिखा है तो यही होगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
इफ जजमेंट डेटर डाइज, कह रहा है अगर जजमेंट डेटर की मृत्यु हो जाती है, सेक्शन क्वेश्चन 23, डिक्री शैल स्टैंड अबेटेड, डिक्री अबेट हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, नल एंड वॉइड हो जाएगी. डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट रिसीवर ऑफ जजमेंट डेटर्स प्रॉपर्टी. डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेटर. डिक्री होल्डर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट for execution of decree against legal representative of the judgment debtor. Most appropriate answer क्या लग रहा है? वैसे तो अगर हम कहें नॉर्मली देखें तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका डी वाला आंसर है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है. जो डिक्री होल्डर है वो एप्लीकेशन लगाएगा कि भाई जो है जजमेंट डेटर की मृत्यु हो चुकी है तो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट उसको एनफोर्स कराया जाए. तो ये डिक्री होल्डर का काम होता है कि वो पहले एप्लीकेशन लगाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करवाया जाएगा. Question 24 says, in case judgment debtor dies, the decree shall be executed against the legal representative of the judgment debtor. The judgment debtor may be personally liable, or his liability may be subjected only to his personal assets. Shall be liable personally or shall be liable to the extent of property of deceased received by him and not disposed of. तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए अगर जजमेंट डेटर की डेथ हो गई है, अब क्या होना है कि उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना है. अब जितनी प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के, जितनी प्रॉपर्टी जेडी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आई है, जिस एक्सटेंट तक मान लीजिए 40 लाख की प्रॉपर्टी आई है उसके पास और 90 लाख का मान लीजिए था, 90 लाख भरने थे डिक्री होल्डर को, 90 लाख रुपए देने, तो भाई जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जजमेंट डेटर का, वो अपनी जेब से पैसा नहीं देगा. 40 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई और 40 लाख रुपए की ही प्रॉपर्टी उसको देगा. उससे ज्यादा आगे का क्या क्लेम है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी क्या लाइबिलिटी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जितनी प्रॉपर्टी उसके पास आई है उतनी ही प्रॉपर्टी में से वो उसको देगा. ठीक है, तो क्या आंसर होगा? जिस एक्सटेंट तक प्रॉपर्टी आई है उस डिसीज्ड की, रिसीव्ड बाय हिम, और उसको डिस्पोज ऑफ अगर नहीं किया गया है तो. Court may order execution suo motu on application of decree holder only, on application of decree holder or on the request of court passing decree, on application of decree holder or suo motu. कब जो है कोर्ट एग्जीक्यूशन कर सकती है, किस समय पर कर सकती है? देखो, कोर्ट suo motu ऐसा नहीं करेगी किसी और के एप्लीकेशन पे, किसी कोर्ट के एप्लीकेशन पर नहीं करती है. जब डिक्री होल्डर कहे, जब डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाए कि हमारी जो है ये सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, जजमेंट डेटर हमारी बात नहीं मान रहा है, पैसे जो देने हैं वो दे नहीं रहा है, तो उसको जो है कहा जाएगा कि आप इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा दीजिए. ठीक है, तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर ओनली. Which of the following is not a valid mode of execution? कौन सेक्शन में दिया हुआ है ये बताओ. By delivery of any property specifically decreed, by attachment and sale, or by the sale without attachment of any property, by arrest and detention in prison for such period not exceeding 3 months in case of any decree, by appointing a receiver. इसमें से कह रहा है कि कौन सा वैलिड मोड नहीं है. क्या पूछ रहा है? कौन सा वैलिड मोड नहीं है, तो कौन सा वैलिड मोड नहीं है? by arrest and detention in prison for such period not exceeding in any case of a decree. नहीं, ये वैलिड मोड नहीं है. ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन जनरली नहीं किया जाता, अवॉइड किया जाता है इस चीज को कि अरेस्ट और डिटेंशन ना करना पड़े. अब आओ क्वेश्चन 27 कह रहा है, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ मनी वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड. जजमेंट डेटर कैन बी अरेस्टेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months. जजमेंट डेटर कैन बी अ वुमेन बट शी कैन नॉट बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड मोर देन 1 month. जजमेंट डेटर कैन बी अ वुमेन बट शी कैन नॉट बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 15 days. इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ऑफ मनी, जब मनी की बात आएगी तो वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है, वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता. विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री? कौन से सेक्शन में इस बारे में बता रखा है? 60, 61, 62 और 65. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, सेक्शन नंबर 60. When an immovable property has been sold, जब किसी immovable property को बेच दिया गया है and sale has become absolute, और sale भी जो है वो absolute हो गई है. ठीक है, sale भी जो है वो absolute हो गई है. Property shall be deemed to have vested in the purchaser from the time when the sale has become absolute, जिस time sale absolute हुई उस time, या the time when property is sold, जब property sold करी गई, the time when both property is sold and has become absolute, the time when court has passed the decree. ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है. कह रहा है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करी गई है एग्जीक्यूशन में, डिग्री का एग्जीक्यूशन जब कराया गया और सेल एब्सोल्यूट हो गई,
तो प्रॉपर्टी को हम कब मानेंगे कि वो परचेजर में जिसने खरीदी है प्रॉपर्टी, भाई एग्जीक्यूट हुई, निष्पादन हुआ उस प्रॉपर्टी का, तो किसी एक्स बंदे ने खरीदी भी तो होगी वो प्रॉपर्टी, वो परचेजर होगा। तो परचेजर के अंदर हम कब मानेंगे कि निहित हो गई है प्रॉपर्टी, द टाइम व्हेन द सेल हैज बिकम एब्सोल्यूटली, उस समय जिस समय प्रॉपर्टी को सेल किया गया, जिस समय प्रॉपर्टी को सेल किया गया उस समय माना जाएगा कि प्रॉपर्टी जो है वो वेस्ट हो गई है परचेजर में। If the obstruction is caused by judgment debtor, कोई obstruction cause किया गया judgment debtor के through, judgment debtor ने cause किया, while possession of property is delivered to the decree holder को property दी जा रही थी और वहां पर आए judgment debtor ने कुछ objection करा वहां पर, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, या purchaser को property दी जा रही थी और उस वक्त भी judgment debtor ने कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। कोर्ट में ऑर्डर डिटेंशन ऑफ judgment debtor एट द इंस्टेंस ऑफ, किसके इंस्टेंस पे, परचेजर, जजमेंट डेटर, मतलब किसके कहने पर कोर्ट जो है उसको अरेस्ट कर लेगी, मतलब डिटेंशन के लिए कहेगी, कोर्ट अरेस्ट नहीं करेगी, कोर्ट डिटेन करने को बोलती है, ठीक है। परचेजर, जजमेंट डेटर, डिक्री होल्डर और परचेजर दोनों कह सकते हैं, भाई जिसके साथ हुआ दोनों कह सकते हैं ना, चाहे डिक्री होल्डर उस जगह परचेजर, दोनों में से कोई भी कह सकता है। सिविल कोर्ट हैज पावर टू इशू कमीशन, कौन से सेक्शन में कमीशन के बारे में बात करी गई है, लोकल इन्वेस्टिगेशन की पावर है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की पावर है, कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट करवाने की पावर है, या तीनों ही करवाया जा सकता है, तीनों ही चीजें करवाई जा सकती है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन, अ कोर्ट कैन इशू कमीशन टू अनदर कोर्ट, किसी दूसरे कोर्ट को कमीशन इशू किया जा सकता है क्या, टू अनदर कोर्ट इन अनदर स्टेट वेयर द पर्सन टू बी एग्जामिन्ड रिसाइड्स एक्सेप्ट अ हाई कोर्ट, another court where the person to be examined resides except high court, another court in another state where the person to be examined reside। दोनों ही मामलों में जो है हाई कोर्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट करा गया है, एक्सेप्शन है हाई कोर्ट यहाँ पर। क्या आंसर होगा, अनदर कोर्ट इन अनदर स्टेट व्हेन द पर्सन टू बी एग्जामिन्ड रिसाइड्स एक्सेप्ट द हाई कोर्ट, इन्हीं दोनों में से आपका आंसर है। अनदर कोर्ट वेयर द पर्सन टू बी एग्जामिन्ड रिसाइड्स एक्सेप्ट द हाई कोर्ट, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, बी वाला आपका सही है, ठीक है। For a witness to be examined residing in jurisdiction of a court situated outside India, a commission is not issued, commission issue नहीं किया जाता। A letter of request to that court is issued, commission की जगह पर in lieu of commission instead of commission एक letter of request issue कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर a letter of request is issued to the ambassadors of that foreign country, or a letter of request is issued to the ambassadors of India in that foreign country। फॉर अ विटनेस जो कि रिसाइडिंग इन जुरिस्डिक्शन सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर बाहर है वो, तो कमीशन की जगह हमेशा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है, हमेशा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाता है। इन केस ऑफ पब्लिक इन अ केस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ही शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, मतलब उसको खुद ना आना पड़े कोर्ट में, फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इफ द कोर्ट इज सैटिस्फाइड, फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इफ द कोर्ट इज सैटिस्फाइड द सूट इज इंस्टीट्यूटेड for an act done in his official capacity from arrest and not personal appearance। देखो पब्लिक सर्वेंट जो होता है उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है अगर उसने ऑफिशियल ड्यूटी में अपने कोई काम किया है और मतलब कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई वाद दाखिल कर दिया गया, तो ऐसे में पर्सनल अपीयरेंस से उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज वो हो सकता है कि कुछ ऐसे सरकारी कामों में व्यस्त हो, इसलिए उसको आप बार बार कंपेल नहीं कर सकते कि वो हर जो है डेट पे हाजिर ही हो जाए। हाँ, कोर्ट चाहे तो बुला सकती है, एक्सेप्शन तो है ना, कोर्ट चाहे तो बुला सकती है, बिल्कुल जब भी चाहे बुला लेगी और उन्हें आना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि उन्हें आना ही पड़ेगा हर डेट पे, जैसे हर एक नॉर्मल इंसान के लिए होता है कि जाना पड़ेगा, वैसे ऐसा यहाँ पर कोई मैंडेट नहीं है पब्लिक सर्वेंट के केस में। तो सी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो प्रिसिप्ट कहां पर डिफाइन कर रखा है, तो सेक्शन नंबर 46 में, तो छोड़ दो इस सवाल को। नो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर अ प्रिसिप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन डैश अनलेस एक्सटेंडेड, ये भी बहुत प्रचलित सवाल है, 500 बार पूछा गया है कि कितने समय तक जो प्रिसिप्ट है आपका, प्रिसिप्ट जो कि हम बता चुके हैं कि सेक्शन नंबर 46 में पढ़ते हैं, ये वैलिड कब तक रहता है, कब तक वैलिड रहता है, 2 महीने तक वैलिड रहता है, ठीक है, 2 मंथ्स इसका टाइम पीरियड है, वैलिड रहता है। Can a decree be transferred to another court for execution? Yes, no, yes in some cases, yes if the decree holder makes an application। अगर ट्रांसफर करवाना है तो क्या ट्रांसफर हो सकता है, किसके कहने पर ट्रांसफर हो जाएगा, किसके कहने पर ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली डिक्री होल्डर अगर चाहे तो ट्रांसफर करवा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। When a property liable to be attached is subjected to execution of decree in 2 courts, 2 कोर्ट्स में है, the court which shall realize it first shall be the court of highest grade, highest grade का कोर्ट होना चाहिए। कोर्ट which has attached first, जिसने पहले अटैच किया है वो होगा,
या फिर कोर्ट ऑफ लोअर ग्रेड, और बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आई थिंक कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड होगा, इसको एक बार देख लेना, ये भी हो सकता है, आई थिंक हाईएस्ट ग्रेड ही है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन शायद मुझे डी भी सही लग रहा है यहाँ पर, इसको देख लेना, ठीक है। एक बार कह रहा है विच पार्ट ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स बाय और अगेंस्ट सूट्स जो है बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, कौन से पार्ट में दे रखे हैं, कौन से पार्ट में दे रखे हैं, पार्ट 1 2 3 4, अगेंस्ट पार्ट 4 में दे रखा है, ठीक है। सेक्शन नंबर 40 का जो आंसर है वो पार्ट 4 है, जहां तक चेक कर लेना एक बार, क्रॉस, इसको जरूर क्रॉस चेक कर लेना। ये थोड़ा सा डाउट में हूं मैं कि कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड है वैसे 99%, लेकिन शायद दोनों करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट है, तो दोनों कैसे करेक्ट हो सकते हैं, देख लेना एक बार इसको, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस थे आज की क्लास के लिए। आई रियली होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी अब जो आने वाले लेक्चर्स हैं हम उसमें और MCQs कवर करेंगे। कोई अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, या कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।